नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंटर में नामांकन के डेट को बढ़ाया गया है। 17 अगस्त तक करा सकते हैं अब आप नामांकन। बीएसईबी ने डेट बढ़ाने की जानकारी दी है। आज नामांकन की खत्म हो रही थी तारीख, लेकिन उससे पहले डेट बढ़ा दी गई है। बिहार बोर्ड ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 17 अगस्त तक अब आप इंटर में नामांकन करा सकते हैं। रजनीश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रजनीश, इंटर में नामांकन के लिए तैयार बैठे जो छात्र हैं उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि डेट बढ़ा दी गई है। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, पहले महज एक सप्ताह की तिथि दी गई थी, जिसके दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की कई जगह जो है धज्जियां उड़ रही थी। कई जिलों से खबरें आ रही थी कि स्कूल में जो है भारी संख्या में स्टूडेंट जुट रहे हैं और शिक्षक परेशान हैं, और जो हजारों स्टूडेंट है वो वंचित रह गए थे। बिहार मिली है, कई डीओ की तरफ से रिक्वेस्ट भी भेजा गया था बिहार बोर्ड को, जिसके बाद बोर्ड ने फैसला लिया है। और अब जो आज आखिरी तिथि थी, अब कल से फिर से एक मौका दिया गया है। कल से 17 अगस्त तक जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन यानी ओएफएस सिस्टम के माध्यम से जो है इंटर में नामांकन ले सकते हैं, और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी डीईओ डीपीओ को निर्देश जारी कर दिया गया है कि आप नोटिस चिपका दें हर स्कूल के बाहर, और जो स्टूडेंट है उनको अब किसी भी हालत में वंचित नहीं रखना है। उनको नामांकन लेने का जो अधिकार है उनका नामांकन लिया जाए। जी सुकन्या। बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां कटिहार में गंगा नहाने गई 3 बच्चियां लापता हो गई है। एक ही परिवार की ये तीनों बच्चियां बताई जा रही है। सिमराही के पास हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर कटिहार से आ रही है, जहां 3 बच्चियां गंगा नहाने गई थी, लेकिन इन सब के बीच बच्चियां लापता है। एक ही परिवार की ये तीनों बच्चियां हैं और इन सब के बीच जो परिवार है वो परेशान है। सुब्रत गुहा हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुब्रत, क्या पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है? क्या बच्चियों की तलाश की कवायद शुरू हुई है? बताइए। जी सुकन्या, अभी जो अपडेट जानकारी है उसमें एक बच्ची का शव भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि तीनों एक ही घर के बच्ची है और ये नहाने गई थी, इसी दौरान गंगा नदी में डूब गई है। हालांकि एक बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है और ग्रामीण स्तर पर भी अभी खोजबीन चल रहा है। हालांकि प्रशासन भी पहुंचे हैं और जो खोजबीन का कवायद है उसे तेजी लाई जा रही है, ताकि तीनों बच्ची को हर हाल में बरामद कर लिया जाए। फिलहाल यही कवायद चल रहा है। चलिए, कवायद चल रही है कि बरामदगी हो जाए, लेकिन दुख भरी ये है खबर कि इस बीच एक बच्ची का शव बरामद हुआ है। सुब्रत, ये बताइए, परिजनों से क्या आपकी कोई बातचीत हुई? उनका क्या कहना है? जी देखिए, परिजन अभी काफी गमगीन है, क्योंकि एक बच्ची का शव बरामद हो चुका है और 2 बच्ची अभी भी लापता है। प्रशासन की टीम भी पहुंच चुके हैं, खोजबीन किया जा रहा है। इस स्थिति में काफी जो तनाव की स्थिति है वो बना हुआ। परिजनों के लिए ये क्षण काफी मर्माहत करने वाला है, क्योंकि 2 बच्ची का खोजबीन अभी भी चल रहा है, इसीलिए परिजन काफी भावुक है। हालांकि ग्रामीण प्रतिनिधि भी लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द बच्ची को हर हाल में बरामद कर लिया जाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए सुब्रत आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे रुक करते हैं अहम खबर का, जहां बुलेटिन में सुशांत केस से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बताएंगे, जहां शरद पवार और संजय राउत के बीच बैठक हुई है। बैठक में सुशांत केस सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुशांत मसले को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति तेज है। बैठक हुई है और बैठक आपको बताएं कि शरद पवार और संजय राउत के बीच में हुई है। बैठक में सुशांत केस सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सुशांत केस में सवाल पर संजय राउत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि नेशनल मीडिया के पास क्या कोई दूसरा मुद्दा नहीं, मीडिया के पास कोई दूसरा विषय नहीं है क्या, ये कहना है संजय राउत का। मामले में कोई पार्टी का सवाल नहीं, ये भी कहा संजय राउत ने। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मामले में राजनीति करना चाहते हैं। तो सुशांत मसले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां नेशनल मीडिया को हमारे बहुत से विषय में चर्चा होती है। पवार साहब एक बड़े नेता है हमारे देश के। नहीं राउत साहब, जिस तरह से ये पूरा मामला इन दिनों चर्चा में है, ऐसे कहा जा रहा है कि एनसीपी की चुप्पी। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का बात नहीं है, किसी एक पार्टी। ये सरकार के सामने जो प्रश्न खड़े हैं, कोई लोग राजनीति करना चाहते हैं इस मामले में, तो सरकार देख लीजिए और शिवसेना देख लीजिए, हम उसके लिए बहुत काबिल है।
और इससे पहले सुशांत के परिवार के खिलाफ संजय राउत के बयान पर सुशांत सिंह के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू और वकील विकास सिंह ने माफी की मांग की है। वहीं संजय राउत ने कहा है कि अगर चूक हुई होगी तो सोचूंगा। परिस्थिति में इस तरह का एक माने हम समझते हैं कि हर्ट करने वाला बयान उन्होंने दिया है, ये काफी चिंताजनक है। और मैं चाहता हूं, पूरा देश चाहता है कि वो खेद व्यक्त करे, माफी मांगे। इसलिए मैंने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। अगर वो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर खेद व्यक्त नहीं करते हैं तो मैं उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। देखिए, ये बहुत ही गलत है और बहुत ही गैर जिम्मेदार है। इन्होंने ये नहीं कहा कि पिता को जानते थे या बेटे को जानते थे, पारिवारिक से इनका कोई संबंध नहीं था। इस तरह की बातें तो सिर्फ जो जानता है वो भी नहीं जान सकता। जिसको बहुत घनिष्ठ रिश्ता हो, जिसमें घर में आना जाना हो, वही इस तरह की बात का कोई बोल भी सकता है। और इनका जो बोलना इतना ही गलत है क्योंकि परिवार ने सारा दिखाया कि उसके सुशांत और उसके पिता में बहुत अच्छा संबंध था। इनफैक्ट मई में तो वो गया है 19 में रिया के उसके ज़िंदगी में आने के बाद पटना गया है, पिता को लेके गांव गया है, बाल अपना मुड़वाया है। तो इसलिए फिर बाद में रिया ने उसने बात नहीं करने दी, तो फिर उनका आपको दिखा होगा उन्होंने मैसेज वगैरह भी किया रिया को कि भाई मेरे से बात कराओ, क्या प्रॉब्लम है मेरे को बताओ। तो इसलिए ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और इनको आप इसका माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरह से ऐसे स्टेटमेंट देने की। अगर मुझे लगता है कि हमसे कोई चूक हो गई है तो मैं ज़रूर इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ। जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है और उस आधार से बिहार से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जानकारी तो कोई नहीं। तो 2 शादी वाले पे आक्षेप देखिए, आप बार वो बात मत करिए। हाँ, आप क्या करना चाहते हैं? उसी आधार पर नोटिस बोल रहे हैं। देखिए, वो हम देखेंगे, परिवार और हम देखेंगे जी। हाँ, तो आपको मीडिया को उसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है। सुशांत केस में ईडी की जांच में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईडी सुशांत के बैंक खाते के 2 बड़े ट्रांजैक्शन को बड़ी बारीकी से देख रही है। न्यूज 18 के पास सुशांत सिंह राजपूत के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है। इस बैंक स्टेटमेंट में 2 बड़े इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट में किए गए हैं। ये दोनों इन्वेस्टमेंट 28 नवंबर 2019 को किया गया। दोनों एफडी में 4 करोड़ 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन इन दोनों एफडी को कुछ ही समय बाद तोड़ भी दिया गया। दोनों एफडी को तोड़ने के बाद 28 नवंबर 2019 को ही एक बार फिर एक नया एफडी 2 करोड़ रुपए का किया गया। ईडी ये पता लगा रही है कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और अगर हुआ तो क्या सुशांत को इसकी जानकारी थी। तो दोनों एफडी को कुछ समय बाद तोड़ दिया गया। तो यही जानकारी जुटाने की कोशिश ईडी कर रही है कि आखिर एफडी तोड़ने के पीछे वजह क्या थी। नया एफडी 2 करोड़ रुपए का किया गया। इसके अलावा ईडी इसके कारण का पता नहीं, जी हां, पता लगाने की कोशिश कर रही है। पहले एफडी तोड़ा और फिर इन्वेस्टमेंट क्यों। सुशांत केस में जांच के बाद हर रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। सुशांत की मौत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में यूरोप ट्रिप भी रहा। अब रिया ने एक नया दावा किया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर हम तक पहुंच रही है उसके लिहाज से आपको बता रहे हैं कि ईडी की पूछताछ में रिया ने दावा किया है कि यूरोप ट्रिप के दौरान ही सुशांत की मानसिक स्थिति खराब हुई। रिया का दावा है कि 2019 में यूरोप टूर के दौरान वो इटली में करीब 600 पुराने, जी हां 600 साल पुराने एक हेरिटेज होटल में ठहरे थे। होटल में कमरे की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिसे देखकर सुशांत काफी डर गए। सैटर्न जिवरिंग हिज सन नाम की इस पेंटिंग में सैटर्न अपने ही बच्चे को खा रहा था, जिसके बाद सुशांत रात भर नहीं सोए। सुबह वो रुद्राक्ष का माला जप रहे थे। होटल में उन्होंने 2 कमरे लिए थे, एक में रिया और शोविक रुके थे, वहीं दूसरा कमरा सुशांत का था। होटल की घटना के बाद रिया और सुशांत शोविक के साथ एक डिटॉक्स सेंटर के लिए ऑस्ट्रिया रवाना हुए थे। हालांकि वहां से भी वो पहले ही मुंबई आ गए और 5 दिन पहले भी उनका टूर खत्म हो गया। तो पेंटिंग की चर्चा हुई है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर वो पेंटिंग कौन सी थी जिसे देखकर सुशांत डरे और पेंटिंग में आखिर ऐसा क्या दिखा वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो पेंटिंग आपको दिखा रहे हैं। सुशांत को पेंटिंग में दिखा राक्षस। इटली के फ्लोरेंस शहर में ये पेंटिंग देखी सुशांत ने। इटली के फ्लोरेंस शहर में इस पेंटिंग को सुशांत सिंह राजपूत ने देखा। पेंटिंग एक होटल में लगा हुआ था।
ये एक हेरिटेज होटल था जो 600 साल पुराना है। और जैसा रिया दावा कर रही है कि डरकर सुशांत रुद्राक्ष की माला जपने लगे। और रिया का यह भी कहना है कि पेंटिंग देखने के बाद सुशांत का मानसिक संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया। 2 नवंबर की बजाय 28 अक्टूबर को ही यानी 5 दिन पहले उन्होंने अपना यूरोप ट्रिप भी खत्म कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने गई बिहार पुलिस टीम पर मुंबई में अजय सिंह सेंगर नाम के शख्स ने मुकदमा दर्ज कराया था। अब पटना के राजीव नगर थाने में अजय सिंह सेंगर पर मामला दर्ज कराया गया है। जस्टिस फॉर सुशांत मुहिम से जुड़े विशाल सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में सेंगर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि बिहार पुलिस पर दबाव बनाने और मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत मामला दर्ज कराया गया है। पूरी तरह जो ये है केस को डाइवर्ट कराया जा रहा है। जो सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत की जो बात हो रही थी, अब ये जो है बिहारी और मराठी का लड़ाई लड़ाना चाहते हैं और पूरी तरह ये चाह रहे हैं ये लोग कैसे भी इस केस को डाइवर्ट करा के दूसरे एंगल में इस केस को मोड़ दिया जाए। यही इनका साजिश और षड्यंत्र। बिहार पुलिस के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज होने पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि देश देख रहा है कि मुंबई पुलिस क्या कर रही है। पहले काम नहीं करने देती है, बाद में शिकायत दर्ज कराई जाती है। मर्यादा रखनी चाहिए। पूरे देश की पुलिस एक ही है और सबको एक दूसरे के साथ काम करना है। मुंबई में एफआईआर जो हुआ है, एफआईआर के बारे में मुझे कुछ नहीं करना है। पूरे देश के सामने ये चीज है ना, पूरा देश देख रहा है ना, पूरा देश देख रहा है कि क्यों हुआ, कितना घटिया काम हुआ है ये। कि हमारे अफसर जाते हैं उनको काम नहीं करने देता है, आईपीएस अफसर जाता है उसको होम में क्वारंटीन के नाम पर कैद कर लेते हैं और बाद में लौट करके जब चले आते हैं तो 5 आदमी के खिलाफ आप सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मुकदमा कर देते हैं। तो मर्यादा रखनी चाहिए। पूरे देश की पुलिस तो एक ही है, सबको एक दूसरी जगह जाना है, काम करना है, ऐसे कैसे काम होगा। बढ़ते आगे बात करते हैं बिहार को सौगात की। सीएम नीतीश कुमार ने आज 5000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें कुल 217 योजनाएं शामिल हैं। सीएम ने गोपालगंज के बैकुंठपुर में बने बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन भी कर दिया है। ये सेतु सारण को चंपारण और तिरहुत से जोड़ने वाला 1506 मीटर लंबा है। इस पुल के निर्माण पर 509 करोड़ की राशि खर्च हुई है। इसके अलावा बिहटा सरमेरा के साथ बागी बरबीघा पथ का उद्घाटन भी हुआ। 1215 करोड़ के 525.24 किलोमीटर के 70 पथों का उद्घाटन शामिल है। पहले क्या होता था, सड़क कहां बनता था, आजकल तो हम देख रहे हैं कि जिसको कोई आइडिया नहीं है किसी चीज का, क्या क्या बोलता रहता है। सड़कों की क्या स्थिति हुई। हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला 2005 में, तो हम सब लोगों ने मिल करके क्या क्या निर्णय लिया, हर क्षेत्र में काम करना शुरू किया। एक तो कानून का राज कायम किया सबसे पहले। याद है ना लोगों को होली के दिन क्या स्थिति होती थी, और तब उस साल सब चिंता में पड़े हुए थे। हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, सब लोगों को चिंता था कि कहीं कुछ होगा, तो अंत में जब सबको लगा कि बहुत अच्छा आज हो गया, यानी 2006 की बात हम कह रहे हैं, 5 में हम लोगों को 24 नवंबर को काम करना, हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ और तब से काम करना, तो सब कानून का राज कायम किया। और एक एक चीज जो हम लोगों ने किया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, क्या स्थिति थी पहले, उसके लिए कितना काम हुआ, और उसके साथ साथ विकास। तो एक और तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन शिलान्यास किया, लेकिन इन सब के बीच नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने वीडियो जारी कर पूछा है कि नीतीश कुमार इतनी जल्दबाजी में क्यों उद्घाटन करने में लगे हैं। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। जो है खड़ा होता है कि नीतीश कुमार जो है लगातार इतनी जल्दबाजी में उद्घाटन किए जा रहे हैं। और देखिए, कोई राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते। ये हम लोगों के आंखों के सामने है जो घटना हो रही है। आज उद्घाटन हुआ, जान मान का नुकसान हो जाता तो इसका जवाबदेही कौन लेता? किसी पे ना किसी पे तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
और इससे पहले तेजस्वी ने ट्वीट में एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पटना में बैठकर 509 करोड़ की लागत के जिस पुल का अभी नीतीश कुमार जी उद्घाटन कर रहे हैं, उसका पहुंच पथ वास्तविक लोकेशन पर धंस रहा है। अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का बड़ा सबूत क्या होगा? कोई पुल उद्घाटन के दिन, कोई उद्घाटन के पहले और कोई उद्घाटन के 29 दिन बाद टूट जाता है। कोरोना की जांच को लेकर चिराग पासवान के ट्वीट के बाद एक बार फिर जेडीयू और एलजेपी के बीच तल्खी बढ़ गई है। जेडीयू ने चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस डाल पर बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सभी राज्यों को ये सलाह दिया कि भाई इसके टेस्टिंग की बढ़ाने की जरूरत है। तो अब ये अलग बात है कि कहाँ उनका कहाँ पर निगाह है, कहाँ पर निशाना है, ये तो वो जाने। तो ट्वीट पर वार पलटवार का दौर चल रहा है, लेकिन इसी बीच आपको दिखा देते हैं कि आखिर चिराग पासवान ने ट्वीट क्या किया था। जी हां, उन्होंने ट्वीट किया है कि पूर्व से ही यह मांग लोक जनशक्ति पार्टी करती आई है कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। अब प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप पर सुझाव देने के बाद, जी हां, हस्तक्षेप कर सुझाव देने के बाद आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि बिहार सरकार टेस्टिंग बढ़ाएगी ताकि बिहार को कोरोना से सुरक्षित किया जा सके। तो एलजेपी जेडीयू के बीच विवाद में आरजेडी के नेता मजे ले रहे हैं, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। लगातार चिराग पासवान जी बिहार की एनडीए सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बिहार सरकार की नाकामी को उजागर कर रहे हैं। यही बात जेडीयू को नागवार गुजर रहा है। जो सरजमी पर हकीकत है वो बयान चिराग पासवान जी कर रहे हैं और जेडीयू वाले चिराग पासवान अपने सहयोगी पर हमला कर रहे हैं। एनडीए ताश की पत्ते की तरफ बिखर जाएगा। तेजस्वी जी को शुरू से बिहार की चिंता रही है, बिहार की जनता की चिंता रही है और खुशी हो रही है कि चिराग पासवान जी का भी विचारधारा तेजस्वी जी के विचारधारा से मिलता है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल रहा है, बिहार का कल्चर बड़े भाई छोटे भाई का भी रहा है, लेकिन चिराग पासवान जी की जो विचार है कि कोरोना फैला हुआ है, चुनाव नहीं होना चाहिए, ये तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछे, उनके सहयोगी दल है, वो बेहतर जवाब देंगे। लेकिन बात तो सही है, तेजस्वी जी की जो विचारधारा है, तेजस्वी जी की जो कोरोना के लेकर के बिहार में चिंता है, वही चिंता चिराग पासवान जी भी रखते हैं। अच्छी बात है। नीतीश कुमार पर लगातार सवाल उठा रहे चिराग पासवान को लेकर आरजेडी के तेवर नरम हो गए हैं। आरजेडी के नेता तो अब यहां तक कहने लगे हैं कि तेजस्वी और चिराग दोनों बिहार की चिंता करते हैं। ये का नाव डूबना तय है, इसलिए आदरणीय रामविलास पासवान जी तो अनुभवी नेता हैं। उनको पता है कि बिहार में एनडीए के खिलाफ किस तरह से गुस्सा है बिहार की जनता में, तो उनको सरजमी पर जो हकीकत है उनको अंदेशा हो चुका है चिराग पासवान जी को और आदरणीय रामविलास पासवान जी को। एनडीए चुनाव के पहले ही ताश की पत्ते की तरफ बिखर जाएगी। देखिए, ऐसा है, रामविलास पासवान जी एनडीए में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है, वही उनको समझा रहे हैं वो रामविलास पासवान जी। इस माहौल में चुनाव कराना मुश्किल तो है। कुल मिलाकर के जो तस्वीर है, जो एनडीए है, उस एनडीए में तो कहीं कोई परेशानी है ही नहीं है। अब जहां तक एलजेपी का सवाल है, तो ज़्यादातर अवसरों पर एलजेपी हम लोगों से अलग लड़ी, लेकिन अगर इस सवाल पर कोई उनकी ओर से अलग राय है तो मुझे लगता है उन्हें जरूर पुनर्विचार करना चाहिए, इसलिए कि इस अलायंस को जनता का आशीर्वाद है और एक बड़ी जीत की तरफ एनडीए को बढ़ता हुआ लोग देख रहे हैं। बयान तीन पार्टी के नेताओं का आपने सुना। जहां विपक्ष ने सवाल उठाए तो जेडीयू डिफेंसिव नजर आई। बढ़ते आगे, जहां बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि अभी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई। अगर इस मुद्दे पर कोई बयान दे रहा है तो वो उसकी निजी राय होगी। खबरें चल रही है कि कांग्रेस इतनी लड़ेगी, इस दल को ये साथ रखेगा, उसको ये रखेगा, उन खबरों में कोई दम नहीं है। ना ऐसी कोई अभी चर्चा हुई है, ना ये कोई प्रॉपर टाइम होता है, ये सही वक्त भी नहीं है और ऐसी कोई बात अभी तय हमारे बीच में नहीं हुई है। तो इन अफवाहों के ऊपर कोई भी गौर ना करे, जब वक्त आएगा।
भारत में डिजिटल जेंडर डिवाइड के खात्मे के लिए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ हाथ मिलाया है। मंगलवार को मुंबई में हुए विशेष कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी और एडवाइजर इवांका ट्रंप मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। इवांका ने कहा कि इसके जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। इसी के लिए WGDP फंड बनाया गया था। वहीं मुंबई में कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी और गर्व है कि USAID के साथ साझेदारी करके रिलायंस फाउंडेशन और WGDP साथ आ रहे हैं। इस साझेदारी के जरिए महिलाओं को व्यापार से जोड़ने और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वहीं WGDP के साथ पूरे भारत में वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया जाएगा ताकि जेंडर डिवाइड खत्म हो। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में दुनिया भर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोस्पेरिटी यानी WGDP इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसे बनाने में इवांका ट्रंप ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज